ऑल। हमने चैप्टर किया था गलता लोहा, जिसमें जिक्र था मोहन का और धनराम। मोहन एक बहुत ही इंटेलिजेंट, प्रतिभा संपन्न बालक था। गुरुजी भी उसे तवज्जो देते थे, वो बच्चा पढ़ने लिखने में भी अच्छा था। लेकिन बाद में उसके साथ जो हुआ वो आप लोगों ने इस पाठ में पढ़ा कि कहीं ना कहीं व्यवसाय उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया और धनराम जो था वो अपने पिता के व्यवसाय को ही बाद में संभालने लगा, जिससे कि उसको 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाने में समस्या नहीं थी। मोहन को समस्या किस लिए आई, ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा। हालातों के चलते उसकी जो विद्या थी वो भी बीच में ही रुक गई और व्यवसाय वो कोई अपना ना सका। अपने पिताजी जो उसके पुरोहिताई का काम करते थे वो उसमें भी पारंगत ना हो सका और बेचारे को खेती बाड़ी का भी इतना ज़्यादा काम नहीं आता। और कुल मिलाकर थोड़ा बहुत इस पाठ में जो जाति संप्रदाय की बात भी दिखाई गई कि पढ़ाई लिखाई का ये फायदा था कि मोहन और धनराम जो है एक दूसरे को ना तो अपना प्रतिद्वंदी मानते थे और ना ही उनके लिए छोटी छोटी बातें जो जाति बातें के लिए वो मायने रखती थी। प्रश्न प्रारंभ करते हैं आज। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया। कौन बताएगा? जो उसको अंदर तक कचोट जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग बेटा कि जहाँ पर गुरुजी बार बार ये कहते थे कि तेरे दिमाग में तो लोहा क्या भरा है, लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से लगे। ठीक है जी। और जो किताबों की विद्या है उसके लिए क्या कहते थे कि तो कौन पढ़ सकता है, मोहन ही पढ़ सकता है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, ये जिक्र तो आगे, लेकिन आप दूसरी बात और देखिए यहाँ पर किताबों की विद्या जो मोहन ने प्राप्त की थी वो बेचारा 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बेबस था, लेकिन और जिसने धन चलाने की विद्या सीखी थी वो आज अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद है धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। 2 कारण थे। हाँ बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछा पहले उनको बोलो तो फिर एक तो वो पंडित था और गुरुजी हमेशा उसका साथ देते थे, वो होशियार था। ठीक है, आप बताओ। मोहन के प्रति कोटि शरण करने का नाम प्रारंभ से इसकी गति आगे नहीं था। बचपन से मन में रखा हो गई व्यक्तिगत भावना के कारण उसका अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझ। बहुत बढ़िया। दोनों पहलू सही थे, लेकिन जो इन्होंने एक्सप्रेस किया कि धनराम जो है वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था। एक तो वो जाति से उससे उच्च था, बिल्कुल सही पॉइंट। दूसरा, जातीय भावना तो बिठाई दी थी कि ये तो हमेशा बड़े रहेंगे, तुम हमेशा छोटे रहोगे, क्योंकि वो लोहार जाति का था। और दूसरी बात साथ ही साथ उसके मन में ये भी घर कर गई थी कि मोहन पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और गुरुजी भी हमेशा उसको यही कहते थे कि ये बच्चा पढ़ाई लिखाई में हमेशा उसको तवज्जो देते थे। कभी कभी वो उसके हाथों छड़ी भी खा चुका था और धनराम को हमेशा कहते थे कि तेरे मन में तो लोहा भरा हुआ है, तुझे किताबों का ताप या विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। ये कारण था कि धनराम ने मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। उसे लगता था कि मुझे तो बाद में अपने पिताजी, मुझे 213 का पारा था ना जो कभी याद नहीं हुआ था, ठीक है, कि मुझे तो होता नहीं तो मेरे को तो अंत में मास्टर जी भी उसको दराती निकाल के दे दिया करते थे कि इसको धार लगवा लाना, ऐसे ऐसे काम। तो उसको हमेशा ही क्या रहता था, बोलो कि मुझे तो बड़ा होके अपने पिता के काम को ही संभालना है। और यही कारण था कि धनराम ने मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। नेक्स्ट है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। लास्ट में पढ़ा था, धनराम के पास वो अपनी दराती पे वो लगा दाल लगवाने आता है तो उसके पास ही बैठ जाता है। दराती नहीं
हसुआ लेकर आया था। अंगस वाले क्या है, उस पे दाग लगवाता है, तो दाग लगने के बाद वो वही बैठ जाता है। लेकिन ये होता नहीं था कि छोटे जो जाति वाले इंसान होते थे वो बैठते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ तक आपने बिल्कुल सही बताया कि जब वो अपने हसुए को लेकर उसका आकार करने लगता है तो धनराम भी प्रयास करता है, ना वो केवल उसके पास बैठता है बल्कि खुद उस हसुए को बहुत बढ़िया आकार देने का प्रयास करता है और उसे आकार देने में सफल भी हो जाता है। तो ये देखकर जो है धनराम आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि वो पुरोहित जाति से, उसके पिताजी पुरोहित थे, वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखता था और अगर कभी भी ब्राह्मण जाति के लोगों को ऐसा कोई काम करवाना भी होता था तो वो खड़े ही खड़े उस चीज को निपटा लिया करते थे, वहां पर बैठने की जहमत नहीं उठाते थे। तो जब उसने देखा कि न केवल वो बैठा बल्कि उसने खुद ही अपने हसुए को आकार भी दे दिया, तो इस बात पर मोहन को बहुत ज्यादा आश्चर्य। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेकर के उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों था। मोहन पहले अपने गांव के स्कूल में पढ़ा, उसके बाद पास के गांव के स्कूल में पढ़ा, उसके बाद रमेश जो था वो लखनऊ ले जाता है उसे, वहां से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा, बताओ। कोई बात नहीं, जितना भी पता है फिर मैं करेक्ट करूंगी आप लोगों को। बताओ बिल्कुल, और कोई? हाँ बोलो। तो मोहन बात चला जाता है लखनऊ, तो फिर वो उसे पढ़ाई लिखाई नहीं करवाता, उसे घर के काम करवाते हैं और पूरा पड़ोस उसे घर के काम करवाता है। मोहन को ऐसे लगने लगा था कि अब थोड़े उन्होंने 8 तक उसे पढ़ाया, आगे उसे ये 8वीं कक्षा तक उसे पढ़ाया, फिर उसे लगने लगा कि अब ये मेरी पढ़ाई छुटवा देंगे और मुझे घर के कामों में लगा देंगे। जो सपना वो लेके गया था वो सब पूरा नहीं हो पाया। ये बात भी सही। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मोहन जो हमेशा अव्वल दर्जे का था, मास्टर जी ये कहा करते थे कि ये बच्चा एक ना एक दिन स्कूल का, अपना समाज का और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। वो अध्याय मानो उस मोहन के जीवन से समाप्त ही हो गया था। वो बातें, क्योंकि रमेश एक ये दिखाते हुए कि जातीय भाईचारा दिखाते हुए उसे लखनऊ तो ले जाता है और यहाँ पर उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारे बच्चे को, मोहन के पिता को, कि बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा कर इसको भी एक बढ़िया जगह नौकरी दिला दूंगा। लेकिन उसने एक साधारण से स्कूल में दाखिला दिलवाया, वो बेचारा पढ़ने का समय नहीं मिल पाता था और सारा काम उसका अड़ोस पड़ोस के और रमेश के घर के काम करने में ही बीत जाया करता था। और उसके बाद आगे जब मोहन ने पढ़ने की इच्छा जताई और कभी कभी उसको गाँव में आने का मौका दिया जाता था, लेकिन वहाँ पर भी वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता था कि उसके पिता का मन जो है वो बहुत दुखी हुआ। और अंत में पता भी चलता है तो वो बेचारे दुखी भी होते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। तो वहाँ से मोहन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ और वो कोई बहुत अच्छा अध्याय नहीं था, बुरा प्रसंग उसके जीवन का कह सकते हैं। कारण अगर वो अपने पिता के पास रहता हुआ पढ़ता तो शायद ऐसा कभी होता कि नहीं होता, कभी नहीं होता। क्योंकि बेटा हर माँ बाप अपने बच्चे को सबसे अच्छी सुविधा देने का प्रयास करता है, वो बेस्ट से बेस्ट सुविधा जो है देना चाहता है कि नहीं, ऐसा ही। नेक्स्ट है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? हाँ, और सबसे बड़े शब्दों का आप क्या इस्तेमाल करेंगे? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है ना। जब बार बार धनराम को तेरह का पहाड़ा याद नहीं होता था और मास्टर जी भी होता है ना अक्सर, हमें मुझे पता नहीं ये नहीं सुना पाओगे तो ये मैं वैसे अपनी बात नहीं बता रही, सारे ही सुन लेते और होता भी है कुछ ह्यूमन टेंडेंसी, अच्छा ये याद नहीं कर पाया, चल बेटा सुना दे। तो मास्टर जी को भी पता था कि ये तेरह का पहाड़ा याद नहीं कर पा रहा, तो वो बार बार कहते थे कि तेरह का पहाड़ा सुना। वो बेचारा रटना लगा परेशान हो गया, उसको तेरह का पहाड़ा याद नहीं हुआ और यही कारण था फिर मास्टर जी क्या कहते थे कि तुझे तेरह का पहाड़ा कहाँ से याद होगा, विद्या का ताप तुझे कैसे लगेगा, तेरे मन में तो लोहा भरा है लोहा।
ये था ज़बान का चाबुक, ये शब्दावली थी। और इसे ज़बान का चाबुक क्यों कहा बेटा? क्योंकि जब वो ये बात सुनता था तो उसका मन बहुत दुखता था धनराम का कि लोहा भरा। और कहते हैं ना कि डंडों की मार भूल जाते हैं लेकिन शब्दों के चाबुक इंसान कभी नहीं भूलता। ठीक है, बस इसलिए धनराम को जो है इस ज़बान का चाबुक बैठ गया था उसके दिमाग में। वो दूसरी तरीके की हिंसा ग्रहण करके कुछ नहीं तो रोने का ही काम करना है जीवन का। बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा? मोहन के रोहन। पिताजी ने रमेश रमेश। ने कहा ना कि कहता बिरादरी का तो यही सहारा होता है। और किस प्रसंग में कहा? अपने साथ लखनऊ ले जब रमेश ने उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने की बात कही, किस आशय से कहा कि इसको वहाँ पढ़ लिख कर पढ़ेगा, बड़े शहर में जाएगा, कुछ सीखेगा, इसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने उसको पढ़ाने लिखाने की बजाय अपने घरेलू नौकर से ज्यादा कभी भी नहीं समझा। उसकी आंखों में एक सृजन की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया? मोहन के पिताजी के लिए। हाँ। कि जब वो लखनऊ में गए तो क्या चमक थी कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर एक दिन अच्छा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, अच्छी नौकरी करेगा। किस प्रसंग में कहा गया है? जब वो लखनऊ जाता है, जब रमेश लेकर चला जाता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा। यह पात्र विशेष के 3 चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। उसके पिता की क्या विशेषता पता चलती है इससे? बताना गौरव। नहीं, ये अच्छा, ये ठीक कह रही है, सॉरी। उसकी आंखों में सृजक चमकती किसके लिए कहा गया है? ये मोहन के लिए कहा गया है। ठीक है। और किस प्रसंग में कहा गया है? जब वो हंसने को गोल आकार दे देता है कि देखो उसने कितना बढ़िया काम किया। ये ठीक कह रहे हैं। और पात्र विशेष का क्या पता चलता है? बताओ। बता तो रहे थे अभी कि वो कुशल कारीगर था। धनराम ने जब उसके काम को देखा, ये बेटा लास्ट में था, सॉरी गलती से मैं उनके पिता की बात कर गई थी, तभी तो एक सृजक चमक थी। उसने जाति पाति का भेदभाव न करते हुए जब उस लोहे को बढ़िया आकार दिया, ये उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और पाठ के आसपास से भी हम करेंगे गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, चर्चा करें और लिखें। गांव और शहर में दोनों जगह उसने संघर्ष किया, लेकिन दोनों में अंतर था। क्या अंतर था बेटा? गांव में उसके माता पिता के साथ रहता था, पढ़ाई करता था, दूसरे गांव में भी गया, तब भी आने जाने में संघर्ष था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने माता पिता के पास खुश था। और शहर में भी संघर्ष था, पढ़ने के लिए गया था, लेकिन उसका उद्देश्य की पूर्ति वहाँ पर नहीं हो पाई। और रमेश ने उनके साथ दगाबाजी की, धोखेबाजी की और उसे एक घरेलू नौकर बनाकर छोड़ दिया। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व तो आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। पहले तो खूबियां बता देते हैं। मोहन अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा था, उसकी प्रशंसा किया करते थे। ठीक है। और बच्चों को सुधारने का भी प्रयास करते थे, अनुशासन को पसंद करते थे, प्रार्थना करवाते थे बच्चों से, ये सारी चीजें। और खामियां क्या थी? जो उन्होंने मोहन के ऊपर कटाक्ष किया, धनराम के ऊपर कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा है, और साथ ही साथ उसको फिर अपने बैग से दनातियां निकाल कर काम करने के लिए दे दिए, यानी कि अपना व्यक्तिगत काम भी करवाया। गलता लोहा कहानी का अंत खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत भी हो सकता है? अब देखो खास अंत तो है, बढ़िया बात है। कहानी का अन्य अंत भी हम सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी शेखर जोशी जी ने जिस हिसाब से कहानी का अंत किया है वो पूरी सकारात्मकता के साथ किया है। उन्होंने हमें ये समझाने का प्रयास किया है, ये संदेश देने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के लिए व्यवसाय कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसके कामयाब होने पर निर्भर करता है। और जाति पाति के आधार पर हमें कभी भी
किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। और अंत जो उन्होंने किया कि जब पुरोहित का बेटा होने के बावजूद भी मोहन धनवान के पास न केवल बैठता है बल्कि वो कारीगरी करके भी दिखाता है, तो यहाँ पर भी उसे सकारात्मकता के साथ खत्म करने का प्रयास किया है। कहानी का जो अंत है वो सकारात्मक रूप से करने का प्रयास किया है कि मोहन जो है इन सब बातों से काफ़ी ऊपर उठ चुका था कि वहाँ के गांव के लोग क्या सोचते हैं, अभी तक क्या परंपरा चली आ रही है, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई संदेह कुछ पूछना हो तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ वीडियो भेज दूँगी और जो इसको अपनी नोट में करेंगे।